लास्ट जो वीडियो है वहाँ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो सीरीज़ है, हमने एचआर मैनेजमेंट का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था लास्ट। उसकी जो एचआर प्लानिंग थी उसकी हमने 3 सिचुएशंस देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सिचुएशन में हम देख रहे थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉइज सरप्लस में भी जा रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में था कि जो है शॉर्टेज में जा रहे थे जब डिमांड जो है कम होगी सरप्लस से। और इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि सप्लाई और डिमांड जब इक्वल होगी तो हम एग्जांपल्स कर रहे थे 100 एम्प्लॉइज़ की सप्लाई और डिमांड अगर 100 एम्प्लॉइज़ की होगी तो वो इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे न रिक्रूटमेंट होगी न डी रिक्रूटमेंट होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड सिचुएशन जब होगी, जब जो है डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, डी रिक्रूटमेंट की तरफ जाती हैं। तो डी रिक्रूटमेंट में भी एक प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि एक जो है एचआर की प्लानिंग हो गई, उसको पता चल गया 2023 में है और 24 में जो है डिमांड कम होगी किसी भी फैक्टर की वजह से, तो डायरेक्टली एम्प्लॉइज़ को जो है रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो है लीगली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो साइन किए होते हैं एम्प्लॉइज़ के। किसी के परमानेंट होते हैं, किसी के 6 मंथ, किसी के 1 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जो हैं डिसीशंस कर रहे होते हैं। एचआर मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो भी जो उसकी जो हायरार्की लेवल होती हैं वो डिसीजन कर रहे होते हैं। तो अगर तो सेकंड सिचुएशन में अगर देख रहे थे हम 100 एम्प्लॉइज़ हैं और जो है 80 एम्प्लॉइज़ की जो है डिमांड है, तो हमें डी रिक्रूटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, जब डायरेक्टली अगर जो है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको पता चलता है 20 एम्प्लॉइज़ की जो है 2024 तक डिमांड कम होगी, तो हम फजूल में क्यों एम्प्लॉइज़ को रखें। तो अगर डायरेक्टली एम्प्लॉइज़ को निकाल देती हैं तो उसका जो है अफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैड अफेक्ट पड़ेगा। जो बाकी के जो एम्प्लॉइज़ होंगे 80 एम्प्लॉइज़, उसको हम कहते हैं सर्वाइवल, जो कंपनी के लिए सर्वाइवल है, जिसको जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि उनको भी एक थ्रेट हो जाएगा कि कल कोई हमें भी ऑर्गेनाइजेशन निकाल दे। तो वो क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली अगर एचआर की जो प्लानिंग हो गई डायरेक्टली 20 एम्प्लॉइज़ को निकाल देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो बाकी के 80 एम्प्लॉइज़ हैं ना, उसमें से भी जो टॉप 10 या टॉप 20 होंगे वो जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव हो जाते हैं। तो ये एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस प्रोसेस को जो है डेफिनेटली जो है डिसीजन नहीं लेती, एकदम ऐसा कोई डिसीजन कंपनी नहीं लेती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेती कि डायरेक्टली 20 एम्प्लॉइज़ को रिमूव कर दें। तो उसको जो है वो देखती होती है, डिफरेंट जो है फैक्टर्स भी देख रहे होते हैं। कोई एम्प्लॉइज़ की जो है रिटायरमेंट हो जाती है या किसी की जो है रिटायरमेंट में 3-4 मंथ रह जाते हैं, तो वो उनको जो है फारिग हो रहे होते हैं, तो उनके भी फैक्टर्स देख रहे होते हैं। तो अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं जाती, एक प्रोसेस के थ्रू और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रही होती है, लीगली फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज़ जो है वो बैड इम्पेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल। जो है बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी शायद इस थ्रेट में आ जाते हैं कि कल कोई हमारी भी जो जॉब है वो सिक्योर ना हो, तो हम क्यों ना आज ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई ऐसा एक्शन लेती है कंपनी, कोई ऐसा डिसीजन करती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्की फैक्टर होगा। तो हम प्लानिंग का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट समझ गए होंगे आप। सप्लाई और डिमांड का जो भी फंक्शन है, जो भी जो है वेरिएशन आती है सप्लाई डिमांड में, तो ही रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। अगर जो फर्स्ट हमने सिचुएशन देखी, अगर वो देखी तो 100 अगर हमारे पास एम्प्लॉइज़ है
2023 में। तो 2024 में अगर हमने देखा कि हमें 120 की जो है वो डिमांड है मार्केट में, क्योंकि उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है या मार्केट में जो है प्रोडक्शन की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है एम्प्लॉय की ज़्यादा जो है नीड पड़ जाती है। तो हमने फर्स्ट जो सिचुएशन है हम उसको अभी हैंडल कर रहे हैं कि 120 की जो है 2024 की डिमांड है, और अभी करंटली हमारे पास जो सप्लाई है उसकी 100 है। तो इसमें क्या है, हमारे पास शॉर्टेज हो गई 20 एम्प्लॉयज़ की। अभी हम किसकी तरफ जाएंगे, रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। पहली अगर इससे पहले अगर हमने सिचुएशन जो देखी थी वो डी रिक्रूटमेंट की तरफ देखी थी। जब सरप्लस थे एम्प्लॉय, सरप्लस थे, तो हम डी रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे थे। और अभी हम जो है फर्स्ट जो सिचुएशन हमने अभी जो सिचुएशन हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल, हम प्रैक्टिकली जो है आपको ये प्रोसेस जो है बता रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अभी जो सरप्लस जब शॉर्टेज होगी 120 एम्प्लॉइज़ की जो है डिमांड हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन को 2024 तक, अभी रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। अब जो प्लानिंग के बाद अब प्लानिंग हो गई, जो सेकंड फंक्शन है वो है रिक्रूटमेंट की तरफ अभी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी उसको ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये नॉलेज आ गई कि जो है अभी हमें और 20 एम्प्लॉइज़ की जो है ज़्यादा नीड्स हैं। तो रिक्रूटमेंट में जब जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एचआर डिपार्टमेंट वो जो है एडवर्टाइजमेंट देगी जॉब्स के लिए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जॉब एनालिसिस क्या होती है, ये एक अलग चैप्टर से हम किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एक जो है एडवर्टाइज बनाएगी, जैसे आप देखते हैं कोई जॉब की एडवर्टाइज आती है कि फ़लाँ जॉब के लिए ये जो है क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, ये एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगी। उस जो 20 बंदे उनको कंपनी को चाहिए, जिस फंक्शन जिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, वो ही जो हैं स्पेशलाइजेशन उस एडवर्टाइज में जो है शो करेगी कि ये इस पोस्ट के लिए हमें सपोज़ 5 बंदे फाइनेंस के चाहिए, 5 बंदे मार्केटिंग के चाहिए, 5 बंदे सप्लाई चेन के चाहिए। तो ऐसे मतलब डिफरेंट जो भी फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग का हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट का फंक्शन हो गया, जिस फंक्शन डिपार्टमेंट में उसको बंदे चाहिए, तो उस हिसाब से वो एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगी। जब 20 बंदे की जो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी वो अपने जो ऑफिशियल उसके फेसबुक पेजेस होते हैं, लिंक्डइन पेजेस होते हैं, वहाँ पे वो शो करेंगे और डिफरेंट जो हैं एडवर्टाइज़ करेंगे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू, या डिफरेंट जो हैं ऐसे मतलब लोगों को एक डेट अनाउंस कर देते हैं कि फ़लाँ डेट तक ये आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर उसने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज़ कर दी 20 एम्प्लॉइज़ की, XYZ हम कंपनी का एग्जांपल कर रहे हैं, सपोज कोई भी XYZ कंपनी है, किसी को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं डिटेल में, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं XYZ कंपनी। तो जब रिक्रूटमेंट के लिए उसके पास एडवर्टाइज हो गई, अब उसने जो है मेंशन कर दिया, टाइमलाइन मेंशन कर दी कि जो है 31 जो है अक्टूबर तक ये जो भी अगर अप्लाई करेगा तो वो एप्लीकेबल होगा, वो एक्सेप्टेड होगा। तो 2000 अगर सितंबर चल रहा है तो 31 अक्टूबर तक उसके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है 200 जो है एप्लीकेशंस आ गई, 200 एप्लीकेशन उसके पास आ गई अभी 31 अक्टूबर तक। तो अभी क्या करेंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तीसरा जो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के लिए अब पहले HR प्लानिंग हो गई, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट के लिए जो है उन्होंने एडवर्टाइज दी। तीसरा जो फंक्शन है वो सिलेक्शन प्रोसेस का है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अभी जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, सिलेक्शन प्रोसेस की भी बहुत एक क्राइटेरिया होती है, एक मतलब टेस्ट होती है। बेसिकली जॉब्स के लिए मोस्टली MCQ बेस्ड टेस्ट होती है। तो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि
जो ये टेस्ट होगी सिलेक्शन के लिए, वो अगर 100 में से अगर 70% कोई मार्क्स लेगा तो वो क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज़ वो अनक्वालिफाइड कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया सेट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन के लिए फर्स्ट उसकी क्राइटेरिया सेट कर दी, 200 एप्लीकेशन उसके पास आ गई रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइज के थ्रू। तो उसके पास जो है सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने जो कंडीशन सेट की हुई थी, 70% अगर कोई मार्क्स जो है ऑब्टेन करता है तो वो क्वालिफाइड होगा इस टेस्ट के लिए। तो अगर एमसीक्यू टेस्ट में अगर देखें 200 एप्लीकेशन आ गई तो 120 लोगों ने वो जो है 120 लोगों ने जो टेस्ट क्वालिफाई कर दी एमसीक्यूज़ जब टेस्ट क्वालिफाई हो गई तो 120 जो 80 लोग थे वो जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए, जो कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर सके क्योंकि उसके जो नंबर्स होंगे वो लेस देन 70% होंगे, क्योंकि उसकी जो क्राइटेरिया मीट थी, ऑर्गेनाइजेशन की जो क्राइटेरिया थी वो 70% उसने कंडीशन रखी हुई थी, तो वो मीट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली वो क्राइटेरिया को जो मीट नहीं कर रहे थे वो रिमूव हो गए ऑटोमेटिकली। बाकी जो बचे वो 120 लोग की जो एप्लीकेशंस हैं वो बची। अभी जो सेकंड प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस का भी एक सब प्रोसेस होता है, पूरा एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, स्टैंडर्डाइज होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को तो वो एक पूरे एक फॉर्मल वे की तरफ जाते हैं और उस प्रोसेस को वो जो है अप्लाई करके वो कोई भी कैंडिडेट को जो है जॉब ऑफ़र करते हैं। तो सेकंड जो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा वो इंटरव्यूज़ के लिए वो कॉल करेंगे, 120 लोगों को कॉल करेंगे। बाकी जो रिमूव हो गए उसको वो कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे। तो बाकी जो 120 लोग थे उनको इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल कर दी। अभी जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो गया, उसमें उन्होंने देखा कि 60 जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो क्वालिफाई कर दिया इंटरव्यू। अभी उन लोगों को तो 20 लोग चाहिए, अभी 60 लोगों ने जो हैं इंटरव्यूज़ क्वालिफाई किया। अभी फर्दर जो हैं जो 60 लोग हैं उनको फर्दर जो है एवेल्यूएट करेंगे, उनकी जो पर्सनल डेटाज होगी, उनकी डिग्रीज़ जो होगी वो भी इवेल्यूएट करते हैं, उसका बैकग्राउंड्स क्या है, उसके कोई ऐसे मैटर्स तो नहीं है जो इलीगल अनलॉफुल, कोई उन्होंने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं किया या एक्शंस तो नहीं किया जो कि वो देखा जाता है डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर उनकी जो बैकग्राउंड थी, मेडिकल्स टेस्ट वगैरह और डिग्री की जो क्वालिफ़िकेशन थी उसकी जो क्लियरेंस थी वो उन्होंने 60 लोगों की अगर चेक की तो उनमें से 30 लोग जो थे वो जो है ऐसे थे जो कि उसकी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे, उसकी डिग्री जो थी वो जाली थी या उसके बैकग्राउंड सही नहीं थे या मेडिकल उसके टेस्ट सही नहीं थे या कोई भी हेल्थ का इशू था या कुछ भी इशू था। तो 30 लोग जो थे वो उन्होंने जो हैं ऑब्टेन कर लिए उस 60 में से। तो अभी 30 लोगों में से भी उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, 20 लोग चाहिए। अभी 20 लोगों के लिए वो क्या करेगा, तो 30 लोगों में से भी अभी मेरिट लिस्ट जो है वो क्रिएट करेगा। मेरिट लिस्ट में जो टॉप 20 होंगे वो उसको पहले जो है सेलेक्ट करेगा और उनको जो है एक सिलेक्शन जो है एक्सेप्टेंस ऑफर जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा। जो बाकी के 10 लोग हैं वो रिज़र्व में रखेगा, उनको जो है रिज़र्व लेटर भेजेगा, क्योंकि जो 20 हैं वो मेरिट पे सिलेक्ट तो हो गए। अभी जो 20 सिलेक्ट हो गए और जब जॉब्स के लिए कॉल की गई या ट्रेनिंग्स के लिए कॉल की गई या तो उन 20 लोगों में से जो हैं 17 लोग जो हैं जॉब को उसको ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी जो 3 लोग थे वो किसी उन लोगों को कोई और जॉब मिल गई या उन्होंने ऐसे ट्राई किया हुआ था। तो अभी क्या होगा, जो 3 लोग नहीं आए जॉब को ज्वाइन करने के लिए वो 3 लोग कहाँ से उठाएंगे, वो जो 10 रिज़र्व में रखे हुए थे। जो 30 लोग मेरिट में से 20 हम सेलेक्ट किए थे ऑर्गेनाइजेशन, जो 10 रिज़र्व में रखे गए थे वहाँ से 3 लोग जो हैं वहाँ से उठाएंगे। तो वहाँ से 3 उठा के 20 जो है वो पूरा करेंगे, क्योंकि रिज़र्व में इसलिए रखते हैं कि कोई भी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि 1 to 2% जो लोग हैं मे भी ज्वाइन ना करें कंपनी को, या उसकी कोई और रीज़न्स हो सकती हैं, कोई जो है माइग्रेशन कर सकता है या कोई
किसी को दूसरी जॉब लग जाती है या कोई किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, तो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करती हैं शॉप मैनेजमेंट, रिज़र्व में लोग रखती है, इसलिए कि वहाँ से वरी अगर रिज़र्व में लोग नहीं रखते तो फिर से प्रोसेस जो है शुरू कर देते। तो ये हो गया सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस हो गया। अभी 20 लोग जो है कंपनी ने फाइनली जो है सेलेक्ट कर दिए। तो हमने पहला फंक्शन देखा था HR प्लानिंग का, उसके बाद रिक्रूटमेंट का, उसके बाद सिलेक्शन का। तो उसकी जो रिज़ल्ट निकली इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करके कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो 20 कॉम्पिटिटिव लोग थे वो मिल गए। जो भी मार्केट में उनको 200 एप्लीकेशंस आई थी अप्लाई करने के लिए, उनमें से मींस उसको 10% उन 200 में से उसको सिलेक्ट करने थे। तो कॉम्पिटिटिव लोग उनको मिल गए। अभी जो लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं 20, अभी उनके लिए क्या होगा, फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 4th स्टेप, वो क्या होगा, वो ओरिएंटेशन का होगा। ओरिएंटेशन बेसिकली वो हैं कि उसमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन आपका बॉस होगा, किसको आप रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओरिएंटेशन सेशन है 1 दिन भी चलता है, 1 वीक का भी होता है, 4 वीक्स का भी होता है, अप टू 1 मंथ का ये ओरिएंटेशन सेशंस चल रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, डेवलप होती है। क्योंकि आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में इतनी जो है नॉलेज नहीं होती है कि क्या फंक्शंस होते हैं, यहाँ के वैल्यूज़ क्या होते हैं, टाइमिंग्स क्या होती हैं, वहाँ का कल्चर्स क्या है, कैसे लोग हैं, कैसे काम किया जाता है, कितने बजे यहाँ टाइमिंग है आने की, जाने की क्या टाइमिंग है। तो ये जो पूरा जो ओरिएंटेशन सेशन होता है वो 4th स्टेप्स होता है। उसके बाद क्या होता है, अभी जो डिफरेंट उसके बाद जो फंक्शन है वो ट्रेनिंग का फंक्शन है। अभी नए जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको जो है इतनी नॉलेज नहीं होती, या उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोज कोई बैंक है, XYZ कोई भी बैंक है, तो डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं यूज़ करने के लिए। तो अगर कोई भले एक्सपीरियंस, एक बंदा है UBL बैंक से आया है, उसने 5-10 साल उसका एक्सपीरियंस है, वो जा रहा है दूसरी कोई बैंक जा रहा है, अस्करी बैंक में जा रहा है, तो अभी उस बैंक को अगर जा रहा है तो वहाँ के जो सॉफ्टवेयर है UBL के वो डिफरेंट से, भले ही उसको एक्सपीरियंस हो 5-10 साल का, बहरहाल जब वो दूसरी बैंक ज्वाइन करेगा उसके जो सॉफ्टवेयर्स हों वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसको जो यूज़ करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन टूल जो है रखती है ट्रेनिंग का, तो न्यू एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देती है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है वे ओल्ड एम्प्लॉइज़ को भी देती है, क्योंकि सडनली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ट्रेनिंग ओल्ड एम्प्लॉइज़ को भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू एम्प्लॉइज़ को दी जाती है, ओल्ड एम्प्लॉइज़ को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिकली जो है ये जब फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के, तो इसकी रिजल्ट्स क्या होती हैं, तो जो है कैंडिडेट को, एम्प्लॉइज़ को जो नॉलेज है, अप टू डेट स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो हैं आउटकम इसके निकलते हैं, इफ़ेक्ट्स ये होते हैं। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं, बेसिकली हमने 5 फंक्शंस जो हैं डिफरेंट जो हैं डिफाइन कर दिए। HR प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो से लेके, और उसके बाद रिक्रूटमेंट को देखा था हमने, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखा, उसके बाद ओरिएंटेशन सेशन, और उसके बाद जो है ट्रेनिंग का हमने पूरा देखा था क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, इसलिए जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो उसकी ट्रेनिंग होना एम्प्लॉइज़ को ज़रूरी है। उसके बाद जो है छठा जो फंक्शन है HR मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो ये है कि जो है परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। जो एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो है मैनेजमेंट करती हैं HR। अभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे एवेल्यूएट की जाती है, पहले तो उसके लिए टारगेट सेट किए जाते हैं। हम एग्जांपल के ज़रिए हम उसको डिटेल में देखते हैं
कि जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसे देख दी जाती है, पहले टारगेट सेट किया जाता है। एक एम्प्लॉइज़ हैं, फॉर सपोज एक एम्प्लॉइज़ हैं, उसको टारगेट दे दिया गया, वो न्यू एम्प्लॉइज़ हैं कि आपने जो है पर डे पे आपने 20 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, आपको ये टारगेट दिया गया है। और एक मंथ के बाद अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट करते हैं, अगर वो इवेल्युएट करते हैं तो उसका जो एक्चुअल में उन्होंने जो प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए वो 18 किए, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 2 प्रोडक्ट्स कम हो गई, तो नेगेटिव में जा गई। तो अभी क्या होगा, परफॉर्मेंस इसके लिए इवेल्युएट की जाएगी, तो जो एम्प्लॉइज़ को टारगेट दिया गया था वो एम्प्लॉइज़ ने पूरा नहीं किया। इसका रीज़न्स क्या हैं, या टारगेट सही सेट नहीं किया गया, या एम्प्लॉइज़ की जो ट्रेनिंग है वो सही नहीं की गई। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या एम्प्लॉइज़ जो हैं वैसे जो हैं टेक्निकली वो कम नॉलेज रखता है, या उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो जो टारगेट्स दिए गए हैं कंपनी की तरफ से उस एम्प्लॉइज़ को, न्यू एम्प्लॉइज़ को उसने पूरा नहीं किया। अगर वो पूरा नहीं करता तो उसको फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक के ज़रिए क्या होगा, वो एम्प्लॉइज़ को, ऐसे नहीं है कि वो एम्प्लॉइज़ को मतलब जो हैं डीमोटिवेट करे, ये वो एम्प्लॉइज़ जो 18 प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी प्रोड्यूस ना करे, ऐसा नहीं होगा। उसको फीडबैक दिया जाएगा कि आपको ये टारगेट्स दिए गए हैं, आपने जो है इतना जो है अचीव किया है, बाकी आपने ये अचीव नहीं किया। फर्दर वो फीडबैक के ज़रिए वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर फीडबैक उसको मिलेगा कि वाकई कंपनी ने जो हमें टारगेट दिया वो 20 प्रोडक्ट्स का दिया, तो वो हम प्रोडक्ट्स जो है वो अचीव नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो है फर्दर फ्यूचर में वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस हो गया, हमने एग्जांपल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन देती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 50,000 जो है एम्प्लॉइज़ को जो है सैलरी दे रही है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 40,000 जो है सैलरी एम्प्लॉइज़ को दे रही है। सेम जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, सेम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट सेम इंडस्ट्रीज़ हैं। तो क्या है, जो 40,000 एम्प्लॉइज़ को जो है सैलरी दे रही हैं वो क्या है, वो दूसरे कुछ कंपनसेशन बेनिफिट्स दे रहे हैं। फॉर सपोज उन्हें जो है पेंशन फंड्स के लिए भी उन्होंने जो है 5,000 रखे हैं, और दूसरे उसने मेडिकल जो है इंश्योरेंस रखी है, अगर कोई उसका बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी। एजुकेशन के लिए, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए फ़ंड्स रखे हैं उसने ने, पास अबाउट 2,000 1,000 उन्हें सुपर कार्ड के लिए रखे हैं। ऐसे करके वो भी जो 40,000 कंपनी दे रही थे, वो 10,000 जो थे वो दूसरी जो है कंपनसेट कर रही थी, दूसरे जो बेनिफिट्स हैं दूसरी चीज़ों में। वो मतलब अगर कैलकुलेट करें तो वो भी सेम ही बनते हैं। 40,000 वाली कंपनी भी 50,000 ही दे रही है, और जो दूसरी कंपनी दे रही है वो डायरेक्ट सैलरी 50,000 दे रही है। बेसिकली जो हमें इफेक्टिव लगेगी वो लगेगी 40,000 वाली, क्योंकि वो डिफरेंट जो हैं चीज़ों में कंपनसेट कर रही थी, मेडिकल में, पेंशन में, या दूसरे फंड्स में दे वो ही रकम रही थी। तो ये कंपनसेशन होती हैं, ये डिफरेंट प्लानिंग होती हैं एचआर की कि कितने बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। वो परफॉर्मेंस के बेस पे भी होता है कि एम्प्लॉइज़ की अगर अच्छी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी बेनिफिट दिए जाते हैं। किसी को टारगेट्स दिए, या उस टारगेट्स अगर पूरे हो गए उसके बेसिस पे वो कमीशन दी जाती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अपना रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट जो हैं स्टैंडर्ड्स फॉर्मेलिटीज़ सेट की होती है कि अगर ये चीज़ें अगर एम्प्लॉइज़ करता है तो ये बेनिफिट उसको मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वेज को फॉलो करती है, अपने वे से चलती हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई डायरेक्ट सैलरी दे रही है और कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो सैलरी थोड़ी कम दे रही है पर दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा दे रही हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये हो गए कंपनसेशन।
इट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। कंपनी में उस एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस क्या है उसके बेसिस पे वो जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद जो होती है वो है करियर डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं करियर डेवलपमेंट। ये एक जो है ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करियर डेवलपमेंट होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करियर डेवलपमेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकेगी। फॉर सपोज कैसे, अगर करियर डेवलपमेंट हम देखें तो वो कैसे होती है करियर डेवलपमेंट। फॉर सपोज अगर कोई 17 स्केल में है तो उसकी करियर डेवलपमेंट क्या होगी, वो 18 स्केल में जाएगा, उसके बाद वो 19 स्केल में जाएगा, उसके बाद वो 20 स्केल में जाएगा, उसके बाद 21 में, उसके बाद 22 स्केल्स में जाएगा। तो ये होगी करियर डेवलपमेंट। अगर देखें तो 22 के बाद वो एक एम्प्लॉई हैं जो में उसकी डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट जो हैं 22 स्केल जो गवर्नमेंट में हैं वो तकरीबन एम्प्लॉइज पहुँचे उसकी जो एज है वो 65 तक हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो हैं वो चांसेस होते हैं डेथ होने के। तो 22 केस में जब तक एम्प्लॉय पहुंच जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। एक एम्प्लॉय जिसने जॉब शुरू की थी 17 स्केल से और उसकी जो है करियर डेवलपमेंट हो गई 22 स्केल तक, उसकी डेथ हो गई। तो क्या होगा अगर उसकी डेथ हो गई, अगर करियर डेवलपमेंट होगी जो 21 में स्केल में बंदा था तो हम उसकी आगे फर्दर जो है 22 में उसको भेज देंगे और 20 वाले को 21 में भेज देंगे, और जो 20 की जो सीट खाली हो गई 19 वाले को 20 में भेज देंगे, और 18 वाला 19 में जाएगा, 17 वाला 18 में जाएगा। पीछे जो हैं 17 वाली जो सीट हैं वो खाली हो जाएगी। वहाँ हम बड़ी फिर से न्यू जो है प्रोसेस करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, न्यू एम्प्लॉइज़ को हायर करेंगे 17 स्केल्स के लिए। बेसिकली ये होती है करियर डेवलपमेंट। अगर ये करियर डेवलपमेंट नहीं है, अगर तो 22 स्केल्स की सीट जो है वहाँ बंदे जो हैं डायरेक्ट डेथ हो जाती हैं, वो सीट्स खाली हो जाती है। तो अगर करियर डेवलपमेंट नहीं है, एक बंदा 17 स्केल में है तो वो जो है लाइफ टाइम अगर उसकी करियर डेवलपमेंट 18 से ज़्यादा हो ही नहीं रही तो वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक सस्टेन नहीं होगी कि ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए जो है करियर डेवलपमेंट होना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये होती है करियर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है 17 स्केल से स्टार्ट करता है, वो 18 स्केल तक वो जॉब ख़त्म करता है, तो ये क्या होगी, उसकी करियर डेवलपमेंट लो होगी। तो जो बंदा अगर 17 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो 21 तक या 22 तक जा रहा है तो उसकी करियर डेवलपमेंट हाई होगी। तो ये करियर डेवलपमेंट अगर हाई होने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पोजीशंस हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो ये पूरे फंक्शंस हैं। इसके बाद जो होता है रिटेन एम्प्लॉइज़, कॉम्पिटेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं रिटेन, मतलब जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे हो जाते हैं तो हम जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको रिटेन कर देते हैं। जिसके एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स हैं, अच्छे एसेट्स बनकर रह जाते हैं, उसको हम रिटेन करते हैं। तो ये एक HR मैनेजमेंट का प्रोसेस है, पूरा जो है हम फॉलो करते हैं। हमने पूरा जो है फंक्शंस प्रोसेस के देखे थे, फर्स्ट फंक्शंस के लेके लास्ट तक जो हैं तकरीबन 8 फंक्शंस हैं। HR मैनेजमेंट प्लानिंग देखी, उसके बाद रिक्रूटमेंट देखा, उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, उसके बाद जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, छठा फंक्शन 7th पे हमने देखा कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या है, और 8वें में करियर डेवलपमेंट देखी। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो पूरे HR में जो है वैल्यू एडेड होते हैं। इसी पे ही पूरी HR जो है डिपेंड करती है, इसी जो है फंक्शंस पे वर्क कर रही होती है, डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीक़ों से। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा आपने HR का पूरा प्रोसेस। फर्दर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।